नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो ज़रूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो चलो देख लेते हैं कौन-सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज़ लिमिटेड। देखिए, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज़ लिमिटेड के बारे में एक बात आपको हमेशा याद रखना होगा। तो जो लोग मुझे बहुत बार कमेंट्स कर चुके हैं कि सर इस कंपनी का पी रेशियो इतना हाई है, क्या इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले मैं एक चीज़ आपको बता देना चाहूँगा कि जो पी मतलब जियो फाइनेंस का जो इनकम हो रहा है, तो वो इनकम एक्चुअली कंपनी का कोर बिज़नेस में नहीं हो रहा है। मतलब कंपनी कुछ अभी तक बिज़नेस स्टार्ट ही नहीं किया। तो आज आपका क्वेश्चन का आंसर में डाउट जो है वो क्लियर कर दूँगा, क्योंकि कंपनी का जो पी रेशियो इतना हाई क्यों है? चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले देखिए, कंपनी का जो इनकम है, आप देखेंगे तो प्रोडक्ट वाइज़ ब्रेकअप जो है, इनकम जो है वो कहाँ से आ रहा है? देखिए, इंटरेस्ट इनकम, कंपनी के इंटरेस्ट इनकम मतलब कंपनी का जो पैसा है, वो पैसे को कंपनी जहाँ पे मतलब एज़ ए डिपॉज़िट के हिसाब से रखे है, इन्वेस्टमेंट किया था, तो उस हिसाब से कंपनी के इंटरेस्ट अभी मिल रहा है 65%। उसके साथ-साथ कंपनी देखिए यहाँ पे फ़ी एंड कमीशन भी कंपनी को मिल रहा है। तो फ़ीस एंड कमीशन 10% और अदर्स कंपनी को मिल रहा है 25%। तो टोटली ऑल ओवर इंडिया से ही कंपनी का बिज़नेस चल रहा है। तो बिज़नेस अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ, इन्वेस्टमेंट भी इंडिया में ही है। तो इस बेसिस में कंपनी का एक्स्ट्रा इनकम हो रहा है। तो जब कंपनी का बिज़नेस स्टार्ट होंगे, तब कंपनी का पी रेशियो आपको एडजस्टेबल देखने को मिलेगा। क्योंकि अगर इस कंपनी के ऊपर मैं डेटा के हिसाब से बात करूँ, कंपनी का जो क्वार्टर रिजल्ट है, आप कहेंगे सर रिजल्ट में तो उतना कुछ खासियत नहीं है। हाँ, पिछली बार अच्छा हुआ था, बीच में कम ज़्यादा हुआ, इस बार फिर से कम हो गया। सेल्स तो इस तरीके से ही देखने को मिला है। उस हिसाब से एक्सपेंस को मेंटेन करने के बाद कंपनी का एक्सपेंस जो है वो 332 करोड़, 668 करोड़ और 294 करोड़। तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिटेबिलिटी है वो कुछ इस तरीके से कम होता देखने को मिले। तो इस बात को आपको याद रखना होगा, इस बात को आपको सोचना पड़ेगा कि कंपनी के ऊपर प्रॉफिट ग्रोथ किस तरीके से हुआ है। तो प्रॉफिट ग्रोथ कम हुआ, तो एक्चुअली कंपनी का बिजनेस ही स्टार्ट नहीं हुआ, तो कंपनी का जो रेवेन्यूज मिला है वो अदर्स इनकम से मिला है। तो मतलब जहाँ पे इन्वेस्टमेंट करके रखे हैं, वहां से कंपनी का डिविडेंड मिला, कमीशन मिला, एक्स्ट्रा फीस मिला, तो उस कारण के वजह से कंपनी का प्रॉफिट देखने को मिला है। अगर कंपनी का बिजनेस स्टार्ट हो जाए, तो फिर से कंपनी एक अच्छा खासा ग्रोथेबल प्रॉफिटेबल बिजनेस दिखा सकते हैं, क्योंकि कंपनी कोई छोटा मोटा कंपनी है। इंडिया के थर्ड लार्जेस्ट फाइनेंस कंपनी है, इंडिया के थर्ड लार्जेस्ट एनबीएफसी कंपनी है। इस कंपनी का हाई ग्रोथेबल होने का चांसेस भी है। और रही बात एज ए इन्वेस्टर, देखिए पहले ही कंपनी के ऊपर प्रोमोटर के पास जितना होल्डिंग था उतना होल्डिंग है। एफएस के पास 21% होल्डिंग था, वो आज 19% है। और डीएस के पास 13% था, इस बार 12% है। कोई बात नहीं, 12 से 13% ही होल्डिंग है। पब्लिक के पास 17% था, पब्लिक होल्डिंग को बढ़ाकर 19% कर चुके हैं। तो ये तो चलता रहते हैं, मतलब हमेशा चलता रहता हुआ देखने को मिलेगा। कभी कभी इंस्टीट्यूशन के पास ज़्यादा होल्डिंग रहेंगे, कभी कभी पब्लिक के पास। तो आपको ये देखना है कि इंस्टीट्यूशन दोनों को मिलाकर पब्लिक से ज़्यादा है कि नहीं। ऑब्वियसली है, तो एक प्लस पॉइंट है। तो मैं रिलायंस का जो जियो फाइनेंस है, इस कंपनी के ऊपर मैं बुलिश हूँ, क्योंकि अभी तक कंपनी बिजनेस ना स्टार्ट करके ही इतना खास अगर ग्रोथ दिखा रहा है, तो सोचिए कंपनी फ्यूचर में किस तरीके से आगे बढ़ने के पोटेंशियल भी दिखा सकते हैं। बाकी रही बात इस कंपनी के चार्ट पैटर्न का, तो मेरा एक ट्रेड यहाँ पे हो चुके हैं और मेरा दूसरा ट्रेड भी मुझे लग रहा है जल्द से जल्द एंट्री मिलने वाला है। कुछ ट्रेड इस तरीके से बनेगा, यहाँ पे क्या बना, एक कप, उसके बाद एक हैंडल बटन क्रिएट करेगा। तो कप विथ हैंडल बटन बनने के बाद कंपनी के ऊपर एक बड़ा धमाका होने का चांसेस देखने को मिल जाएगा। तो पहले कप बना, उसके बाद इस लेवल को ब्रेकआउट करेगा, तो यहाँ पे एक कप विद हैंड पैटर्न्स कंप्लीट करेंगे, तब मैं कुछ डिसीजन जरूर लेने वाला हूँ। तो पहले मेरा एक एंट्री था इस जगह पे और मेरा टारगेट यहाँ तक हुआ। जो मेरा पुराना सब्सक्राइबर है उसको पता है, जब मैंने एंट्री लिया था तब भी मैंने वीडियो बनाकर शेयर किया, और जब मेरा टारगेट हुआ तब भी मैंने आपको वीडियो बनाकर शेयर किया। तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कल जगह आप भी बाई करिए, सेल करिए। मेरे एक मकसद है, वो मकसद यही है कि आपको मैं सिखा पाऊँ कि किस तरीके से ट्रेड लेना है, किस तरीके से रिसर्च करना है। तो उसके बाद खुद का डिसीजन खुद ही लीजिए। मेरे वीडियो देखने का कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको समझ में आ चुके हैं मेरे वीडियो देखकर कि हाँ, इस तरीके से काम करना है, तो मेरे वीडियो को छोड़ दीजिए, आपको देखने का कोई ज़रूरत नहीं। तो जो बिगिनर है, जिसको पता नहीं है, वो मेरे वीडियो को ज़रूर फॉलो करिए और ज़रूर स्टडी करिए, उसके बाद काम करिए। ऐसे नहीं कि वीडियो देखा और मुझे एंट्री लेवल मिल गया, सर ने एंट्री लिया, तो चलो मैं भी ले लेता हूँ। इसका कोई गारंटी नहीं कि मैं जो एंट्री लिया उसके 100% प्रॉफिट होगा। तो कभी-कभी मुझे लॉसेस भी होते हैं, तो उसको आपको मेजर करना पड़ेगा, आपका फंड को मैनेज करके काम करना पड़ेगा। तो बाकी आप समझदार हैं, समझदारी से ज़रूर काम करिएगा। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है केपीआईटी टेक्नोलॉजीज़। देखिए केपीआईटी टेक्नोलॉजीज़ आप सभी जानते हैं, ऑटो सेक्टर का जितना ग्रोथ हुआ,
उससे उससे भी कई गुना ज़्यादा केपीआईटी टेक्नोलॉजीज़ का ग्रोथ देखने को मिला। तो कंपनी के ऊपर सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं आपके साथ सबसे पहले शेयर करूँगा। जो है कंपनी के ऊपर आप देखेंगे तो कंपनी का जो कैपेक्स है, उसके बारे में चर्चा करूँ तो कंपनी का कैपेक्स इस बार अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिला। 2022 में कंपनी का कैपेक्स था 68 करोड़, 2021 में कंपनी का कैपेक्स था 59 करोड़, 2023 में वो कैपेक्स बढ़ के हो चुके हैं 127 करोड़ और करंट ईयर में 160 करोड़ के ऊपर कंपनी का कैपेक्स देखने को मिला। तो इसका मतलब कंपनी अच्छा खासा खुद के ग्रोथ को बढ़ाने के लिए पैसा इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट कर रहा है। उसके साथ-साथ और एक पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करूँ, तो कंपनी के देखिए जो कंपनी का प्रोडक्ट है इंजीनियरिंग सर्विसेज के ऊपर, वो 93% कंपनी को रेवेन्यू जनरेट करके दे रहा है। और बाकी जो प्रोडक्ट है जो ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर वो 7% रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। तो कंपनी के जो प्रोडक्ट है वो कहाँ-कहाँ पे है? आप देख सकते हैं फीचर डेवलपमेंट एंड जो इंटीग्रेशंस है उसके ऊपर, साथ ही साथ वो अर्ची आर्किटेक्चर एंड मिडलवेयर कंस्ट्रक्शन के ऊपर कंपनी का 20% रेवेन्यू जनरेट हो रहा है और क्लाउड बेसिस जो कनेक्टेड सर्विसेज है तो उसके ऊपर 18%। तो कंपनी का जो ग्रोथ है वो किस बेसिस में हो रहा है वो एक अंदाजा आपको यहाँ से मिल चुका है। तो कंपनी का कितना ग्रोथ हुआ वो मैं आपको क्वार्टरली रिजल्ट में भी दिखा सकता हूँ। तो दिसंबर का जो डेटा आया तो वो शानदार देखने को मिला। पिछले सालों की तुलना से इस बार कंपनी का सेल्स ग्रोथ होता देखने को मिले। एक्सपेंस कंपनी कंट्रोल में रखे, उस बेसिस में कंपनी का नेट प्रॉफिट 104 करोड़ से 150 करोड़ के आसपास देखने को मिला। तो एक अलग लेवल का प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिला है, जिसके चलते कंपनी लगातार हाई करते चले जा रहे हैं और इंस्टीट्यूशन भी इस कंपनी के ऊपर लगातार बाई करते चले जा रहे हैं। जैसे एफएस के पास सिर्फ 16 से 20% के आसपास होल्डिंग था प्रीवियस ईयर में, तो इस बार कंपनी का वो होल्डिंग डबल के आसपास हो चुके हैं। और डीएस के पास जो 13% होल्डिंग था, आज भी 11% होल्डिंग है और पब्लिक के पास 28% होल्डिंग था, वो कम होकर 21% बन चुके हैं। तो इसका मतलब इंस्टीट्यूशन ज़्यादा होल्डिंग कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि उसको पता है कि ऑटो सेक्टर का जितना ग्रोथ होगा, उतना ही इस कंपनी का ग्रोथ होने वाला है। तो इस बात को आपको याद रखना होगा कि इस कंपनी के हाई ग्रोथेबल सिचुएशन आपको कंटिन्यूअसली देखने को मिल जाएगा। तो बाकी इस कंपनी के ऊपर आपके क्या ओपिनियन है, ज़रूर कमेंट्स करना और इसके ऊपर मेरा जो पहले एक ट्रेड था, वो फाइनली 30% के आसपास मुझे टारगेट मिल चुके हैं। फिर से एक ट्रेड बनने जा रहा है, फिर से एक रेंज क्रिएट किया और इस रेंज को जब अगर ब्रेकआउट करे, तो फिर से एक बार एंट्री लेने के लिए तैयारी करूँगा। क्योंकि जब भी कुछ लेवल में होल्ड करे, तब आप इस बात को याद रखना कि जब भी कोई लेवल में होल्ड करे तो उस कंपनी के ऊपर ब्रेकआउट होने के बाद एक बड़ा धमाका होने का चांसेस दिखेगा। तो मैं इंतजार कर रहा रिजल्ट आने के बाद कंपनी के 2 दिन में ही हाई वॉल्यूम के साथ अपट्रेंड शुरू हो चुके हैं। तो यहाँ पे एक पैटर्न भी बनने जा रहा है, जो पैटर्न कुछ इस तरीके से बन सकता है। यहाँ पे एक कप बन सकता है और उसके बाद एक हैंडल पैटर्न भी क्रिएट हो सकता है। तो कप विद हैंडल पैटर्न्स बनेगा तो भी मैं एंट्री लूँगा और यहाँ पे ब्रेकआउट होगा इस रेंज के बाद तो भी मैं कुछ एंट्री लेने के लिए तैयारी करूँगा। बाकी आपकी क्या राय है, ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज़। देखिए रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के ऊपर मुझे कुछ कहने का ज़रूरत नहीं, कंपनी धमाका कंपनी है। कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट भी अलग लेवल में देखने को मिला। इस बार पिछले साल में 2,16,000 करोड़ का सेल्स था, इस बार वो बढ़ के हो चुके हैं 2,25,000 करोड़। उसी बेसिस में कंपनी 17,000 करोड़ के आसपास नेट प्रॉफिट को एन्जॉय करा था। अभी इस बार कंपनी नेट प्रॉफिट को मतलब पब्लिश किए 19,600 करोड़। तो 17 करोड़ से 19 करोड़, तो एक अलग लेवल का ग्रोथ है। और साथ ही साथ आप इस कंपनी के ऊपर और एक चीज़ देखेंगे तो हमेशा जो रिलायंस कंपनी है वो हमेशा कैपेक्स के लिए बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयारी करते हैं। जैसे देखिए इस बार कंपनी का कैपेक्स बन चुके करीबन 1,29,000 करोड़ के आसपास। तो जो पिछले साल में था 1,30,000, इस बार थोड़ा-सा कम है, कोई बात नहीं, सेम टू सेम है। 2022 में कैपेक्स था 97,000 करोड़। तो सोचिए कितना बड़ा इन्वेस्टमेंट कंपनी यहाँ पे कर चुके हैं। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर फोकस होना चाहिए क्योंकि कुछ डेटा के आधार के हिसाब से मैं आपको ये सारी चीज़ दिखा पा रहा हूँ और कंपनी के ऊपर सबसे हाई ग्रोथेबल सिचुएशन जो है वो मैं आपको एक बार यहाँ पे दिखा दूँ। आप देखेंगे तो कंपनीज़ के ऊपर जो बिज़नेस है, वो किसके ऊपर है? देखिए कंपनी जो जो बिज़नेस कर रहा है, उसमें सबसे ज़्यादा कंपनी का बिज़नेस किसके ऊपर है? ऑयल एंड केमिकल्स के ऊपर। तो ऑयल रिफाइनरी और केमिकल्स के ऊपर सबसे ज़्यादा कंपनी का रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, 50% के आसपास। उसके साथ-साथ ऑर्गेनाइज़ रिटेल बिज़नेस के ऊपर, उसके साथ-साथ डिजिटल सर्विसेज़ के ऊपर और भी अदर सेगमेंट के ऊपर कंपनी का बिज़नेस चल रहा है। तो अलग-अलग कैटेगरीज़ के हिसाब से कंपनी का बिज़नेस देखने को मिला। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर आपको फोकस होना चाहिए क्योंकि कंपनी के ऊपर एक शानदार तरीके से टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स बना है, जो कुछ इस तरीके से बना, कप विद हैंडल पैटर्न्स बना। फाइनली क्या हुआ? फाइनली यहाँ पे क्या हुआ? ब्रेकआउट हुआ। तो ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ पे देखिए कंपनी इस लेवल में जब भी ब्रेकआउट हुआ था, तो इस लेवल के ऊपर मेरा एंट्री था और मतलब एंट्री है, था नहीं।
अभी कंपनी में के ऊपर मैं कंटिन्यू करूँगा और जो टारगेट लेकर मैं चल रहा हूँ, वो टारगेट कुछ 3200 के आसपास मेरा टारगेट बनेगा। तो टारगेट बनने के लिए मैं इंतज़ार करूँगा, क्योंकि यहाँ पे अगर टारगेट बने तो 23% के आसपास टारगेट बनने का चांसेस है। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर मैं लंबा जर्नी करने के लिए तैयार हूँ। बाकी आपके क्या ओपिनियन है, ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताना। तो इस कंपनी से अगर इस वीडियो से अगर कुछ सीखने को मिले तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करना, लाइक भी कर देना, और आपकी कौन-सा कंपनी के ऊपर अपडेट चाहिए वो भी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है श्रीजी ट्रांस लॉजिस्टिक लिमिटेड। तो श्रीजी ट्रांस लॉजिस्टिक लिमिटेड जिसके ऊपर एक बहुत बड़ा अपडेट है, वो अपडेट है कंपनी का बोनस का। कंपनी 8 तारीख को हर 3 शेयर के बदले आपको 1 शेयर बोनस के हिसाब से देने वाला है। तो जो लोग इस कंपनी के ऊपर बोनस के लिए इंतज़ार कर रहे थे, उसके लिए मैं बता दूँ, कंपनी के ऊपर एक बार रिसर्च करना, उसके बाद काम करना। वीडियो में अगर जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज़ लाइक करना, और हाँ, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ कि मैं आपको रिकमेंड करूँ। तो प्लीज़ जो लोग मुझे रिकमेंडेशन करने के लिए बोल रहे हैं, तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। आप आपके हिसाब से काम करिए, मैं मेरे तरफ से काम करूँगा। आप सिर्फ़ सारी चीज़ों को देख कर एनालिसिस करके काम करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।